सही और गलत की कोई परिभाषा नहीं होती है, ना ही बातों के तौलने का कोई निर्धारित मापदंड होता है। जो एक इंसान के लिए सही हो सकता है वह दूसरे इंसान के लिए गलत लगे। हल्के फुल्के ढंग से कही गई मेरी इस बात पर विनीत चिढ़ गए थे और ना जाने कितनी नसीहतें दे डाली थी। मेरे सब्र का बांध टूट गया था। ना जाने कितने दिनों का संचित आक्रोश सतह पर आ गया था। दरअसल यह कोई एक दिन का आक्रोश नहीं था। जब से मेरे देवर रजत की शादी हुई थी और घर में पायल आई थी, तभी से मेरे मन में एक चिंगारी सी सुलग रही थी, जो धीरे धीरे अग्नि का रूप लेती जा रही थी। डरती हूँ कहीं यह अग्नि रिश्तों को कहीं जला ना दे, इसलिए खामोश रहती हूँ। पायल को सारा घर हाथों हाथ ले रहा है। मम्मी उनके रूप गुणों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। पापा उसकी कुकिंग के दीवाने थे और विनीत भी उसके पढ़ाई के लिए, उसे अच्छे ढंग से बात करने के लिए उसे मुझे सुनाते रहते थे। यहाँ तक कि 2.5 साल का नन्हा रिंकू भी अपनी चाची के आगे पीछे डोलता रहता था। मैं पिछले 4 साल से इस घर में खट रही हूँ, किंतु मेरा किया किसी को दिखाई नहीं देता था। शादी के समय MA B.Ed की डिग्री मेरे हाथ में थी। चाहती तो मैं टीचिंग आराम से मिल जाती, किंतु मम्मी का ऑपरेशन हो गया था। कई माह लग गए थे उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में। उसके बाद रिंकू का जन्म हो गया। गृहस्थी के कामों में इस तरह पिसती चली गई, कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर पायल, जो शादी से पहले ही बैंक में नौकरी कर रही है, उसे मुफ्त में स्पेशल ट्रीटमेंट बटोर रही है। पायल की याद आते ही मन ना जाने कैसा हो गया। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं, थोड़ा सा भी करे तो ढेर सारा यश मिलता है, और कुछ अपनी जान भी निकाल कर रख दे तो भी किसी के मुंह पर प्रशंसा के 2 बोल नहीं आते। मान सम्मान मिलना तो बहुत दूर की बात होती है। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी ननद निमी को देखने संदीप के घर वाले आए थे। संदीप पहले से ही निमी को पसंद करता था, बस औपचारिकता पूरी करने के लिए अपने घर वालों को ले आया था। उसकी आवभगत करने में मैं सुबह से शाम हो गई थी। पायल उनके पास बैठी ही थी। चलते समय उन्हें देने के लिए किचन से डब्बे लेकर मैं ड्राइंग रूम में जा रही थी। मैंने सुना संदीप की माँ जी से बोल रही थी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको पायल जैसी बहू मिली है। बैंक में इतनी बड़ी अफसर है, किंतु घमंड छू कर नहीं गया है। सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मम्मी जी के कहे शब्द की सिर्फ पायल ही नहीं, मेरी बड़ी बहू भी अच्छी है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। मिठाई के डब्बे वहीं टेबल पर रख बिना किसी से कुछ कहे सुने गुस्से में छत पर जाकर बैठ गई थी। घर वालों के साथ साथ विनीत को भी मेरा इस तरह चले जाना बुरा लगा था। मेहमानों के चले जाने पर उन्होंने मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मन ही मन मुझे अपनी गलती का एहसास था, किंतु विनीत के आगे क्यों स्वीकार करूं, इसलिए हल्के फुल्के ढंग से सही गलत की परिभाषा उन्हें समझाने लगी, जिस पर वह चिढ़ गए। फिर मैं भला क्यों खामोश रहती। सुबह से मैं किचन में लगी हुई थी। आधे से ज़्यादा काम मैंने किया था। पायल को पिछली रात बुखार था, इसलिए उससे ज़्यादा मदद भी नहीं ली थी। फिर भी प्रशंसा की पात्र वही बनी। यह कोई नई बात नहीं है। पायल कुछ भी करती है तो उसे प्रशंसा होती है। मैं जो पिछले 4 सालों से इस घर में पिस रही हूँ, सब मिट्टी हो चुका था। मैं कमाती नहीं, इसलिए आप लोगों को मेरी कद्र नहीं है। मैं भी नौकरी करती होती तब पता चलता। 1 घंटे तक अनवस बोलती रही और विनीत चुपचाप सुनते रहे। जब मेरा आवेश कुछ कम हुआ तो शांत स्वर में बोले, नियति, इस घर के लिए तुमने जो भी किया है उसे सब जानते हैं, तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं, किंतु तुम्हारे सामने कोई कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि तुमने जैसा माहौल ही इस घर में बना दिया है। तुमने जो भी कुछ किया है उसमें मात्र कर्तव्य बोध था, आस्था नहीं थी।
तुमने अपना समय दिया, श्रम दिया, किंतु अपनत्व नहीं दिया, जबकि पायल ने वही दिया है जिसके लिए वह इस घर के लोग तरसते रहे हैं। उसने भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया। नियति, किसी से दो मीठे बोल बोलने में पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, उससे सुनने वालों की आत्मा तृप्त अवश्य हो जाती है। तुम एक क्षण के लिए भी इस घर से जुड़ नहीं पाई। क्या कभी मम्मी पापा को मनुहार करके तुमने कुछ खिलाया? तबीयत खराब होने पर मम्मी की दवाई दी, किंतु स्नेह तो कभी उसके माथे पर हाथ नहीं रखा। रजत और पायल के हास परिहास का प्रत्युत नहीं बनने दिया। निम्मी के साथ कभी सहेली सा बर्ताव किया, कभी तभी तो निम्मी ने संदीप के साथ अपने करियर की बात तुम्हें ना बताकर पायल को बताई, जबकि तुम इस घर में पहले से आई हो। कभी कभी तो मुझे लगता है हम दोनों के बीच में भी एक औपचारिकता है, अंतरंगता का कोई क्षण शायद ही कभी आया हो। इस कड़वी सच्चाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में मैं बोली, ठीक है विनीत, मैं आप लोगों को कुछ दे नहीं पाई तो फिर मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। कल सुबह मैं लुढ़की चली जाऊँगी प्रांजलि के पास। सचमुच अगले दिन मेरी अटैची तैयार थी। जानकी थी रिंकू आराम से अपनी दादी चाची के साथ रह लेगा, इसलिए बेफिक्र होकर मैं अपनी छोटी बहन के पास चली गई। विनीत ने भी मुझे नहीं रोका। घर में उन्होंने प्रांजल की तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था, किंतु यहाँ आकर भी क्या अपेक्षित खुशी हासिल हुई थी। दरवाजे पर ही प्रांजल की सास का ठंडा व्यवहार मन को कचोट गया था। कहीं यहाँ आकर मैं भूल तो नहीं कर दी? इससे पहले कि निराश मन पर हावी होती, प्रांजल की स्नेहित मुस्कान ने मन को कुछ राहत दी। रवि गर्मा गर्म समोसे लेकर आया। चाय और समोसे खाकर प्रांजल डिनर की तैयारी में लग गई। मैं भी उनके पीछे पीछे उसकी मदद के लिए चली आई। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उसकी सास ने आकर कहा, अरे प्रांजल, नियति से मटर क्यों छिलवा रही हो? इसमें क्या हर्ज है आंटी? काम के साथ साथ हमारी गपशप भी चल रही है। मैंने हंसते हुए कहा, नियति, तुम इस घर में मेहमान हो जो 2 दिन के लिए आई हो, तुम काम करोगी? मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले आई और टीवी के आगे बैठा दिया। मेरा मन बुझ गया था। रात तक प्रांजल काम में व्यस्त रही और मैं बोर होती रही। बीच बीच में रवि अवध से कुछ बातें की। रात में प्रांजलि मेरे साथ सोना चाहती थी, किंतु मम्मी की भावभंगिमा देख उसका इरादा बदल दिया और अपने कमरे में चली गई। मेरा बिस्तर आंटी ने अपने कमरे में लगवा दिया। 2 माह पूर्व की घटना है, मेरे जेहन में ताज़ा हो गई थी। एक सेमिनार अटेंड करने प्रांजलि मेरे पास देहरादून आई थी। उसे इस दौरान पूरे घर ने उसे सिर आंखों पर रखा था। मम्मी जी कितने लाड प्यार से उसे खिलाती थी, हर दम उसे एहसास कराती कि यह उसका अपना घर है। पायल ने तो बिना मुझसे पूछे पिक्चर की टिकटें बुक करवा दी थी। हंसते खिलखिलाते 4 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला था, किंतु यहाँ आते ही मुझे कहा गया कि यहाँ मेहमान हूँ। 2 दिनों में ही मैंने देख लिया प्रांजल कितनी कठोर अनुशासन के बीच में रहती थी। नौकरी, घर के समस्त जिम्मेदारी उस पर ही, सास की टोका टाकी की आदत, क्या यही सब झेलने के लिए प्रांजल ने मम्मी का विरोध कर सामना कर रवि से शादी की थी? इतना सब होते हुए भी उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। हरदम एक मधुर मुस्कान लिए काम करती, हर सुबह एक नई ऊर्जा, नए उत्साह से भरी होती थी। मुझे लगा कहीं अपने मन की पीड़ा को उससे छिपाने का प्रयास तो नहीं कर रही है।
अपने चेहरे पर खुशी का यह झूठा आवरण तो उसने नहीं ओढ़ रखा है। तीसरे दिन आंटी रवि के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी तो मुझे राहत के पल नसीब हुए थे। चाय का कप लिए हम दोनों ने लान में बैठ गए। उत्तेजित होकर मैंने पूछा, प्रांजल ये सब क्या है? इतने दिनों बाद मैं तेरे पास आई हूँ और आंटी हैं कि एक बात नहीं करने देती, हरदम साई की तरह पीछे पीछे लगी रहती हैं। प्रांजल सहजता से मुस्कुराई और बोली, दरअसल दी मम्मी को वहम रहता है कहीं मैं उसकी बुराई तो नहीं कर रही हूँ। बुराई करने का काम वे करती ही है। प्रांजल तू माने या ना माने, रवि से शादी करना एक गलत फैसला था। घर में सदैव तूने यही बताया कि तू सुखी है, कितनी सुखी है पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूँ। नौकरी के साथ साथ सारे काम का दायित्व तो उस पर उनकी टोका टाकी क्यों बर्दाश्त करती है? ये सब आखिर क्यों? कमी है क्या तुझ में जो इनसे इतना दब कर रहती है? प्रांजल गंभीर हो उठी। दी सुख का अर्थ केवल कुछ पा लेना नहीं होता, अपितु जो है उसमें संतोष करना भी है। अपनों के लिए कुछ करना, उनकी बात सुन लेना, उनसे दबना नहीं होता है बल्कि उनका सम्मान करना होता है। तुम जानती हो दीदी, रवि ने अपनी मम्मी की इच्छा के विरुद्ध जाकर मुझसे शादी की थी। इस नाते घर में उनके दिल में जगह बनाने का प्रयास मुझे ही करना है। मैं मम्मी को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि रवि ने मुझे उनकी बहू बनाकर कोई गलती नहीं की है। मैं हर तरह से उनके योग्य हूँ। प्रांजल कोई फ़ायदा नहीं होगा, वे इसी तेरी कमज़ोरी समझेंगी। नहीं दी, ऐसा नहीं सोचती। कर्तव्य के साथ साथ आस्था जुड़ हुई है तो उसका असर अवश्य होता है। सास होने के साथ साथ वे एक माँ भी हैं। उनके हृदय में भी ममता और करुणा का सागर छलकता होगा। सास माँ का ही प्रतिरूप होती हैं और बहू बेटी का। इस नाते सास बहू के साथ साथ हमारा माँ बेटी का भी रिश्ता हुआ। समर्पण में बहुत शक्ति होती है दी। पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहती हूँ मैं अपने घर के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति। अपने इस प्रयास में सफल भी होने लगी हूँ। उसका एहसास मुझे कल रात हुआ जब सिरदर्द होने पर मैंने मम्मी के माथे पर हाथ रखा और मेरा हाथ थामे वे देर तक आंखें बंद किए लेटी रही। डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट परसों का था किंतु वे आज ही चली गई। मुझे शायद और आपको स्पेस देने के लिए। प्रांजलि की आस्था और विश्वास की चमक के आगे मेरा चेहरा निस्तेज पड़ गया था। एक ही माँ की 2 बेटियां होते हुए उसकी सोच इतनी सकारात्मक और मेरी ग्लीन रही है। मुझे स्वयं पर बड़ी होने के बावजूद मैं स्वयं को प्रांजल से छोटा महसूस कर रही थी। विनीत सच ही कह रहे थे, कमी मुझ में थी, मेरी निष्ठा में थी। आज पहली बार मेरे मन में अपने घर के प्रति, घर वालों के प्रति अपनत्व की भावना जाग गई थी। मन में भावनाओं के ज्वार उमड़ रहा था। आज तक सबसे अपेक्षा ही रखती आई थी। आज जीवन में पहली बार कुछ देने की इच्छा बलवंती हो रही थी। अपना प्रेम और समर्पण न्यौछावर करना चाह रही थी। मैं अपनों पर इस देने की भावना में भी कितना सुख निहित है, हृदय की गहराइयों से महसूस कर रही थी। अब मैं जल्द से जल्द अपनों के पास पहुंच जाना चाहती थी। आंटी और रवि के कहने के बावजूद फिर मुझे वहां क्यों रोका गया? सुबह होते ही आस्था और विश्वास की डोर थामे एक नए उत्साह से मैं अपने घर लौट आई थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।